हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने अपने पहले लेक्चर के साथ आई हूँ। आपके इतिहास का पहला अध्याय है लेखन कला एवं शहरी जीवन। आज हम परिचय पढ़ेंगे इसमें। मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में जब मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था, तब वह खानाबदोश जीवन जीता था। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य के पास कोई साधन नहीं थे, कृषि नहीं थी, उस समय वो शिकारी था और खाद्य संग्राहक मतलब कंद मूल फल खा के अपना जीवन व्यतीत करता था। अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था, स्थायी जीवन नहीं था, उनके पास कृषि नहीं थी, तो वह एक स्थान पे टिक के भी नहीं रहता था। लगभग 10,000 साल पहले कृषि क्रांति के साथ स्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई और इससे शहरी जीवन की नींव पड़ी। इन बस्तियों में बढ़ती जनसंख्या, और प्रशासन को संचालित करने के लिए लेखन कला की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब जिस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, व्यापार होगा, प्रशासन स्थापित होगा, वहां पे लेखन कला, जो कि पहले वहां पे मेसोपोटामिया के लोग जो थे लेखन कला से परिचित नहीं थे, तो वहां पे लेखन कला को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई। मेसोपोटामिया की भाषा कौन सी है? इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अक्कदी भाषा और बाद में अरामाइक भाषा बोली जाती थी। सबसे पहले वहां पे सुमेरियन भाषा का विकास हुआ, उसके बाद अक्कदी भाषा हुई और बाद में अरामाइक भाषा बोली जाने लगी। लगभग 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ और यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। अरामाइक भाषा जो थी वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, क्योंकि उस समय जो है मेसोपोटामिया की भाषा हिब्रू, वर्तमान में भी हिब्रू भाषा है जो कि अरामाइक भाषा से मिलती है। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक के कुछ भागों में यही भाषा बोली जाती है। अब है मेसोपोटामिया की स्थिति। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यह क्षेत्र टिग्रिस और यूफ्रेटियस नदियों के बीच स्थित है। अब टिग्रिस और यूफ्रेटियस नदी, इसमें कंफ्यूज मत होना। टिग्रिस का अर्थ है दजला और यूफ्रेटियस का अर्थ है फरात। ये क्षेत्र जो है वो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है, जो आज के आधुनिक इराक में आता है। मेसोपोटामिया जो है उस वो वर्तमान में इराक का हिस्सा है, इराक है वर्तमान में। यह उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र का हिस्सा था। इसका जो स्थिति है इसका कैसी है? अर्धचंद्राकार है। यहाँ पर विश्व की पहली सभ्यता और शहरों का विकास हुआ। मेसोपोटामिया शब्द जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस मतलब नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से होती। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, संपन्न नगरीय सभ्यता थी, जिसमें समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या जो है वो बहुत ही उच्चतम स्तर पे थे। प्रमुख नगर और उनका स्वरूप। मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर थे उर, उरुक, निप्पुर और लागाश। इसके अलावा एक शहर था वहां पे मारी। इन शहरों में मंदिरों को कहा जाता था जिगुरात। विशाल दीवारों, बाजारों और सरकारी भवनों का निर्माण हुआ। जिगुरात बहुमंजिला मंदिर होते थे, जो कि धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों के केंद्र थे। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया। उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। अब यहाँ पे हम अगर उर की बात करें तो उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी और सकरी थी और जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। उर घरवासी घर बनाते समय शगुन अपशगुन पर विचार करते थे।
मतलब उर की जो थी नगर नियोजन व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वहां पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, जल निकास प्रणाली भी अच्छी नहीं थी और वहां के जो लोग थे वो वर्तमान में जैसे हम वास्तु के हिसाब से अपने मकानों का निर्माण करते हैं वैसे ही जो है वो शगुन अपशगुन के हिसाब से विचार करते हुए घरों का निर्माण करते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की उर्ध्व धारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। उर्ध्व धारा का मतलब होता है जहां से फरात नदी का उद्गम हुआ वहां से जो है वो शाही राजधानी के रूप में फला फूला। कौन सा नगर? मारी नगर। यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। इस कारण यह बहुत ही समृद्ध तथा खुशहाल था। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से बोलते हैं तरक्की हुई अर्थात समृद्धि हुई थी यहाँ पे। यहाँ पर जिमरी लिम का राजमहल मिला। वहां के राजा का नाम था जिमरी मिल। और ये क्वेश्चन भी आता है आपके किसी भी वस्तुनिष्ठ में या फिर रिक्त स्थान में कि जिमरी लिम में राजा जिमरी मिल का राजमहल कहाँ पे था, तो क्वेश्चन इसका आंसर है मारी, है ना। तथा एक मंदिर भी वहां पे मिला है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर जो थे वो साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल बाहरी दीवारों के कारण था। मतलब जो मंदिर हुआ करते थे वो घरों के समान ही हुआ करते थे। अंतर केवल जो था वो बाहरी दीवारों का हुआ करता था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यहाँ पे उर और इन्नरना जो थे यहाँ के प्रमुख देवी देवता। ये मंदिर जो थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान था। जैसे उर जो कि कौन थे? चंद्र देवता थे। और इन्नन्ना जो थी वो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि उर जो थे वो किसके देवता थे और इन्नन्ना किसकी देवी थी। तो उर जो थे वो चंद्र देवता थे और इन्नन्ना जो थी वो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए मतलब विस्तार होता गया इन मंदिरों का, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। पहले एक मंदिर बना होता था और विस्तार होता गया जैसे जैसे, तो उसके आसपास जो है वो चारों तरफ जो है वो कमरे बनते गए। कुछ आरंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। वहां पे ये माना जाता था, वहां पे उनको मंदिर नहीं माना जाता था, वहां एक तरह से जो देवता रहते थे वो घरों में रहते थे। वो माना जाता था कि वो एक उनका उनका घर ही है, तो वो घर जैसा ही उनको बनाया जाता था मंदिरों। मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिरों की विशेषता थी। अगर आपसे ये पूछते हैं कि मंदिरों की विशेषताएं कौन सी थी, तो सिर्फ इतना है कि इसकी जो दीवारें हैं, कुछ खास दीवारें जो है मंदिर के अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी, ये इनकी विशेषता थी। फिर है शहरी जीवन की विशेषताएं। शहरीकरण के साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संरचनाएं उभरी। किसानों से अलग व्यापारी, दस्तकार, सैनिक, पुरोहित और शासक वर्ग सामने आया। शहरों में विभाजन, पेशे के आधार पर वर्गीकरण और परिश्रमी जनसंख्या की उपस्थिति शहरी जीवन की विशेषता बनी। भाई शहरों में जो है वो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संरचनाएं उभरी। इसके अलावा किसान संरचनाएं उभरी। इसके अलावा किसानों के अलावा जो है वो अन्य वर्ग भी उत्पन्न हुए, जिसमें व्यापारी भी थे, दस्तकार जो थे, सैनिक, पुरोहित और शासक वर्ग थे। शहरों में विभाजन, कस्बों में विभाजन हुआ शहरों का, और पेशे के आधार पे उनके पेशे मतलब जो उनके कार्य होते थे इनके आधार पे उनका वर्गीकरण हुआ। परिश्रमी जनसंख्या की उपस्थिति शहरी जीवन की कुल मिला के ये विशेषताएं थी। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था। इसका अर्थ है कि जब किसी एक स्थान पे व्यक्ति को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो जनसंख्या का घनत्व वहीं बढ़ेगा, है ना। और इसके फलस्वरूप वहां पे कस्बे जो थे, कस्बे बसने लगे थे। जनसंख्या का घनत्व एक स्थान पे बढ़ने लगा था, वहां पे कस्बे बसने लगे थे।
शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह-तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मतलब केवल ये नहीं था कि केवल कृषि होता था और व्यापार होता था। इसके अलावा जो थी वो अन्य तरह की सेवाएँ भी थी। इन कारण जो है वहाँ पे शहरी जो है अर्थव्यवस्थाओं में विकास हुआ था। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे। उन्हें नगर या गाँव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। उन्हें आपस में लेन-देन होता रहता था। मतलब ये है कि कोई भी, चाहे हम किसी की भी बात करें, कोई कस्बा है, कोई नगर है, कोई राज्य है या देश ही क्यों ना हो, कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। सब जो है वो अपने कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए वहाँ पर भी जो है वो कई तरह की वस्तुओं के लिए, कई तरह की सेवाओं के लिए वो एक दूसरे पर आश्रित रहते थे। उनमें आपस में लेन-देन होता रहता था। शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है ना? शहरी जीवन में कभी-कभी उसमें आ जाता है सत्य-असत्य में कि शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है या नहीं होता है, सत्य है, असत्य है। तो इस तरीके से विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन-देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु या विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न-भिन्न जगहों से आती थी। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही, मतलब माल जो था वो किस तरीके से आया जाया करता था। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उसके यहाँ पे खनिज संसाधनों का अभाव था। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां पे खनिज संसाधनों की कमी थी। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और ओपलदार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियां या गाड़ियों के पहिए, नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी, मतलब वहां पे कोई लकड़ी जैसी चीज भी जो थी वो नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी वहां पे उपलब्ध नहीं थी, है ना? मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। जैसा कि पहले ये कहा गया है कि वहां पर केवल खाद्य होता था, खाद्य से संबंधित चीजें होती थी, कृषि होती थी, लेकिन खनिज की चीजों का अभाव था। इसलिए वे अपना कपड़ा और कृषि जो थे वह अन्य उत्पाद काफी मात्रा में उनसे निर्यात करते थे। मतलब जो है वो खनिज जो है, खनिज जैसी चीजें आयात करते थे और कपड़ा और अन्य खाद्य जैसे पदार्थ जो है वो निर्यात करते थे। अब परिवहन कैसा था उनका? परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जो था वो जल मार्ग था। मतलब जल के माध्यम से जो सामान जो था वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता था? जल मार्ग के माध्यम से जाता था। मेसोपोटामिया के शहर के लिए जल मार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण था। अब है लेखन की उत्पत्ति। लेखन की शुरुआत चित्रलिपि से हुई, जो वस्तुओं या कार्यों को चित्रों के माध्यम से दर्शाती है। जैसा कि हमको पता है कि जब कोई भी सभ्यता जो है विकसित होती है, उस समय उनके पास जो है वो शब्द या अक्षर, या फिर उनको ये कहना चाहिए कि कोई अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। तब जो है वो अपनी बात को समझाने के लिए चित्र का प्रयोग करते थे, चित्रों को बनाते थे या कोई वस्तुओं को बनाते थे। इस तरीके से वो अपनी बात को समझाते थे। धीरे धीरे यह कीलाकर लिपि में बदल गई, है ना? धीरे धीरे कीलाकर लिपि में बदल गई कि वो एक मिट्टी की पट्टिका लेते थे, गीली पट्टिका, उस पे एक नुकीली चीज से जो है वो लिखते थे। फिर उसके बाद उसको धूप में सुखाते थे, उसको पढ़ा जाता था। फिर जब कोई दूसरा सौदा आता था, दूसरी चीज लिखी जाती थी, उसी पट्टिका को जो है वो मतलब वापस गीला करते थे, वापस उसको बिगाड़ते थे और फिर से जो है उस नुकीली चीज से उसको लिखा जाता था। यह लिपि त्रिकोणाकार नुकीले औजारों से मिट्टी की पट्टियों पर अंकित की जाती थी।
मेसोपोटामिया जो पहली पट्टिका पाई गई थी वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी। पहली पट्टिका जो थी वो 3200 ईसा पूर्व की थी। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टियों को धूप में सुखा लिया जाता था। जैसा कि मैंने बताया, जो उनके सौदे होते थे या उनका कोई कार्य होता था वो ऐसी मिट्टी की पट्टिकाएं बनाते थे और उनको फिर धूप में सुखाया जाता था। ध्वनि के लिए कीलाकार या कीलाक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसा कि हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, स्वर और व्यंजन होते थे, तो उसमें भी जो है वो बहुत सारे, एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, बहुत सारे व्यंजन व स्वर होते थे। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिनका कारण लेपिक की सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। मतलब बहुत सारी ध्वनियां होती थी, उन ध्वनियों के लिए उन्होंने चिन्ह बनाए हुए थे और इसलिए जो है वो सैकड़ों चिन्ह होते थे और उन्हें जो है वो सीखना पड़ता था। सूखने से पहले इन्हें गीली मिट्टी पर लिखना होता था। हाँ, सूख जाएगी तो वो उस पर लिखा नहीं जाएगा, तो पहले जो है वो गीली मिट्टी रहती थी ना, जब पट्टिका गीली होती थी उसी समय उस पर लिखा जाता था, क्योंकि सूखने के बाद उस पर नहीं लिखा जाएगा। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। कुशल ये कि जब उन्हें स्वर, व्यंजन या उन्हें ध्वनियों का ज्ञान होगा वही उस पर लिख पाएगा। इस भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप देना होता था। अब है कीलाकार। कीलाकार को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता था। यह क्यूनिफॉर्म जो था ये लातिनी भाषा का शब्द क्यूनियस था, जिसका अर्थ था खूंटी, और फॉर्मा, जिसका अर्थ आकार से मिलकर बना है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। कीलाकार जो था वो, कीलाकार का अर्थ है क्यूनिफॉर्म। ये लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खूंटी, और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार से है। ये आकार से मिलकर बना हुआ शब्द है। लेखन का उपयोग। प्रशासनिक नियंत्रण। लेखन का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता था? प्रशासनिक नियंत्रण, कर निर्धारण, व्यापार, जनगणना, कृषि रिकॉर्ड और धार्मिक ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए लेखन का प्रयोग किया जाता था। शिक्षण संस्थानों में लेखन सिखाया जाता था और प्रशिक्षित लेख सिप्पू कहलाते थे। प्रशिक्षित लेख क्या कहलाते थे? सिप्पू। धर्म और सामाजिक व्यवस्था। मेसोपोटामिया में बहुदेववाद प्रचलित है। मेसोपोटामिया में जो देववाद का अर्थ है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना, है ना। तो वो सब तरह के, जैसे प्रकृति की पूजा हो गई, पृथ्वी की पूजा हो गई, जल की पूजा हुई, अग्नि की पूजा हुई, उर हुआ, इन सभी देवताओं की पूजा करते थे। देवता जो थे वो प्राकृतिक शक्तियों जैसा कि जल, वायु, सूर्य आदि से संबंधित माने जाते थे। और राजा जो था वो ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। मतलब राजा का जो आदेश होता था वो ईश्वर का आदेश माना जाता था। समाज में राजा, पुरोहित, व्यापारी, कृषक और दास प्रमुख वर्ग थे, है ना। समाज में राजा, फिर उसके बाद दूसरा स्थान होता था पुरोहित का, राजा के बाद फिर व्यापारी हुआ करता था, कृषक, और सबसे अंतिम जो था वो दास जो था, वो इन सभी वर्गों की सेवा करने के लिए जो था वो एक दास। अब है देवता पूजा का प्रमुख केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेती, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था, है ना। जो मतलब जैसे जो आराध्य देव है, जिसका भी कोई आराध्य देव रहता था, वो मत्स्य क्षेत्रों, मतलब जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते थे या फिर स्थानीय लोगों का एक देवता माना जाता था, पशुधन का स्वामी माना जाता था। और समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी। हम्मुराबी की विधि सही। हम्मुराबी लगभग 1754 ईस्वी पूर्व एक राजा हुआ करता था। वो बेबीलोनिया का था। यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा। वो बेबीलोनिया का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। उसने समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करने हेतु 282
282 कानूनों की एक संहिता मतलब एक पुस्तक मतलब जो है वो संधारित की पुस्तक बनाई। इस संहिता में आंख के बदले आंख जैसी अवधारणाएं थी, मतलब कि जो व्यक्ति जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही न्याय होगा। अगर किसी ने किसी की आंख निकाली तो उसके बदले में उसकी आंख निकाली जाएगी, जैसी अवधारणाएं थी। यह विश्व की पहली लिखित कानून संहिता मानी जाती है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली विश्व की लिखित कानून संहिता कौन सी है, तो हम्मुराबी की है। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोनिया का शासक था। अब है व्यापार, शिल्प और तकनीकी विकास। मेसोपोटामिया में धातु निर्माण, बुनाई, मिट्टी के बर्तन निर्माण का कार्य अत्यंत उन्नत था, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें सब तरह के कार्य होते थे। श्रम जो था वो उसका विभाजन किया हुआ था। व्यापार भारत, मिस्र और फारस, मतलब केवल ऐसा नहीं था कि सिर्फ घरेलू व्यापार होता था। जो व्यापार जो था वो और अन्य देशों के साथ मतलब भारत के साथ भी होता था। मिस्र और फारस तक इनका व्यापार फैला हुआ था। पहिया, बैलगाड़ी, नावें और ईंटें निर्माण की तकनीक का भी जो है वो विकास हुआ हुआ था। इसके अलावा यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के उरुक नगर में स्त्री का शीर्ष मिला, मतलब स्त्री का सिर मिला, जो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, जिसको वारका शीश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें एक स्त्री का सिर मिला हुआ है, उसको वारका शीश के नाम से जानते हैं, जिसमें उसके जो है आंखें जो थी वो काले डामर की बनी हुई थी। उसका इस तरीके से उसका वर्णन किया हुआ है। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थशास्त्र की विशेषता थी। यहाँ पे खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान और खाड़ी देशों से मंगाया जाता था। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जल मार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ पे लेखन कला का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। दजरा और फरात नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। जब इन नदियों में बाढ़ आती अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां पे जमा हो जाती थी। मतलब दजला और फरात जो नदियां थी, वहां की जो मिट्टी भी थी ना, वो बहुत उपजाऊ थी। यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती थी। और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुंचती थी तो छोटी छोटी धाराओं में बटकर नहरों जैसे सिंचाई का कार्य करती थी। मतलब जब रेगिस्तान से निकलती थी तो वो कई धाराओं में, अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में बट जाती थी और वहाँ पे वो सिंचाई का कार्य करती थी। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती है, जैसा कि रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, तो फिर भी वहाँ पे जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे ये फसलें उगाई जाती थी। स्टेपी क्षेत्र का मुख्य कार्य पशुपालन था। स्टेपी क्षेत्र जो थे, स्टेपी का अर्थ होता है घास के मैदान, है ना। स्टेपी क्षेत्र जहाँ घास होगी वहाँ पे पशुपालन अच्छा होगा, पशु वहाँ पे घास को चरेंगे। यहाँ खेती के अलावा भेड़, बकरियों, स्टेपी घास के मैदानों, पूर्ववर्ती मैदानों और पहाड़ों की ढालों पर पाली जाती थी, है ना। तो वहाँ पे मतलब पशुपालन जो है वो उन्नत अवस्था में होता था। सभ्यता का पतन और विरासत। इससे पहले मैं बता दूं कि मेसोपोटामिया के शासक कौन कौन से थे, है ना। गिलगेमिश उरुक नगर का शासक था, जो कि एक महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। गिलगेमिश जो थे वहाँ के एक प्रमुख शासक थे। असीरियाई शासक अशुरबनिपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर निन्वे में पुस्तकालय स्थापित किया था। असीरियाई शासक था अशुरबनिपाल। क्वेश्चन आता है कि अशुरबनिपाल ने एक पुस्तकालय का निर्माण कहाँ पे करवाया था, तो वो कहाँ करवाया था? निन्वे में।
नेबोपोलासर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवाया था। किसने? नेबोपोलासर ने। और 331 ईसा पूर्व सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। राजा नेबोडियस बेबीलोन साम्राज्य का एक अंतिम शासक बना। अच्छा, इस तरीके से वहां पे युद्ध भी हुए। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई युद्ध नहीं हुए। ये इतने सारे जब शासक हैं तो वहां पे युद्ध भी हुए होंगे। तो लगातार युद्ध, पर्यावरणीय परिवर्तन और नदियों के मार्ग में बदलाव के कारण यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, युद्ध हुआ, नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, तो ये जो है अकाल जैसी स्थिति आ गई। वहां पे जो है वो अन्न उत्पन्न नहीं होता था। तो धीरे धीरे जो है वो इस सभ्यता का पतन हो गया, समाप्त हो गई। किंतु इस सभ्यता की लेखन प्रणाली, जो कि सबसे प्रमुख लेखन प्रणाली रही मेसोपोटामिया सभ्यता की, यहाँ का प्रशासनिक ढांचा और शहरी जीवन। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी? तो ये एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ का जीवन जो था वो एक शहरी जीवन था। शहरी जीवन की अवधारणाएं आज की आधुनिक दुनिया की नींव रही है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये नेक्स्ट स्लाइड जो है मैं आपके सामने इसके जो है वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान, छोटे छोटे जो है प्रश्न होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और 100% जो है वो आपके आएंगे, एग्जाम में आएंगे। मैं दूसरी स्लाइड जो है वो उससे लेके आऊंगी और आप जो है वो इसको जरूर देखिए। धन्यवाद।